हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवीएस करंट सेशन की एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। बेसिक सभी चीज़ें आप जानते हैं कि इस बार एग्जाम्स आपके 40 मार्क्स के होंगे, टाइमिंग है 2 आवर्स। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यंग वंस आर कॉल्ड। एनिमल्स जो बेबीज को बर्थ देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं आपके ओविपेरिस, विविपेरिस, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। उनको विविपेरिस बोलते हैं एंड इसके ऑपोजिट जो एग्स ले करते हैं उन्हें विविपेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मेच्योरिटी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस पीरियड, मेंस्ट्रुएशन, जेस्टेशन पीरियड, नन ऑफ दीज। उसको एडोलेसेंस पीरियड बोलते हैं जो होता है फ्रॉम 10 to 19 ईयर्स। द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू। ताजमहल किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है? उसका जो मार्बल है वो येलोइश हो रहा है। नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या फिर नन ऑफ दीज। मेन रीजन है एयर पोल्यूशन। टैडपोल इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ। टैडपोल इनमें से किस एनिमल की एक डेवलपिंग स्टेज है? डॉग्स, कैट्स, फ्रॉग्स या फिर ह्यूमंस। ये डेवलपिंग स्टेज है फ्रॉग्स की। पहले एग्स होता है, उसके बाद टैडपोल, देन यंग फ्रॉग एंड देन एडल्ट फ्रॉग। All human beings have blank pairs of chromosomes in nuclei of their cell. ह्यूमन बींग्स में जो सेल्स हैं उनके न्यूक्लियाई में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। क्योंकि उसने पेयर्स पूछे हैं सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। जिनमें से 22 मेल एंड फीमेल में सेम ही होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। आप जानते हैं अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है। एक सेकेंड, सपोज करिए ये अर्थ है, ये एक्सिस है। अगर आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये आपकी लाइन है, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, अभी इसमें इक्वेटर और ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्वेटर है आपकी, ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे है सदर्न हेमिस्फेयर। अभी हो क्या रहा है, यहाँ पर सन है, सनरेज डायरेक्ट सीधी यहाँ से आएगी, तो इस टाइम पर जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर समर सीजन होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऊपर विंटर सीजन होता है। आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो समर्स में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, दिसंबर में वहाँ पर समर सीजन होती है। उसके बाद ये ऑर्बिट है अगर अर्थ की, जिससे कि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। जब अर्थ इधर आएगी, अभी ये है सिचुएशन, एक्सिस हमारे वही है, ये आपकी सेंटर में। ओके, ये इक्वेटर है। अभी सिचुएशन क्या होगी? आफ्टर 6 मंथ्स ऊपर जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, तो वहाँ पर समर सीजन होगा, नीचे विंटर होगा। तो टिल्टिंग की वजह से क्या होता है? चेंज इन डेज, चेंज ऑफ सन्स रेज, चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ सीजन होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द लार्जेस्ट प्लैनेट इज, इनमें से कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है? मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। मरकरी स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट है जुपिटर, तो यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। सीएनजी इज सीएनजी कैसा एक फ्यूल है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पोल्यूटेड फ्यूल, पोल्यूशन फ्री, हार्मफुल, नन ऑफ दीज। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, पोल्यूशन फ्री। अगर आप कंपेयर करें इसको डीजल एंड पेट्रोल या फिर अदर फ्यूल से, तो ये वेरी लेस पॉल्यूटिंग, काफ़ी कम पोल्यूशन इससे होता है। अ प्लैनेट विच अपीयर्स येलोइश इज, एक प्लैनेट जो येलोइश दिखता है, वीनस, मार्स, सैटर्न, यूरेनस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। वीनस के चारों तरफ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के थिक क्लाउड्स होते हैं जो इसको एक येलोइश अपीयरेंस देते हैं। नेक्स्ट, साउंड कैन प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम एज वेल एज गैसेस। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकती है बिकॉज कोई मीडियम नहीं है, ओनली गैसेस। ओके, ओनली थ्रू गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, तीनों मीडियम में ही वो ट्रैवल कर सकती है। इट कैन प्रोपगेट। नेक्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर इज, वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए उसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। A device used to test the charge on an object is,
एक डिवाइस जो कि यूज़ किया जाता है टू टेस्ट कि क्या कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन हैं अमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, सिज्मोग्राफ, नन ऑफ दिस। उसे इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। अमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को इन एम्पियर्स, एंड सिज्मोग्राफ तो आप सभी जानते हैं ये अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज, वाइट लाइट जब 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है, जब आप उसको पास कराते हैं ग्लास प्रिज्म से, तो उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? उसे डिस्पर्शन कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ओके, नेक्स्ट। एन इलेक्ट्रिक सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ, इलेक्ट्रिक सेल एक किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, किसका एक एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि फिर जो हमारा सर्किट है उसमें फ्लो करती है। रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ, इजी क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल से आप किसको मेजर करते हैं? अर्थक्वेक को। अ मेटल इज रिलीज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस पर जो मेटल रिलीज होता है, इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन दी, तो वो कहाँ पर डिपॉजिटेड होता है? मेटल कौन सा रिलीज होता है? सिंपल सॉल्ट, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, सो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, विच इज कैथोड, सो वो कैथोड पर डिपॉजिटेड होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द सीज्मिक जोन्स इन इंडिया आर, इनमें से कौन सा इंडिया के सीज्मिक जोन्स हैं? कश्मीर, होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, ऑल ऑफ दिस सभी है। इंडिया में 4 साइज्मिक जोन्स हैं, जोन 2, 3, 4 एंड 5। कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जो जोन 1 के अंडर आती हो। जोन 2 में बहुत कम रिस्क होता है अर्थक्वेक का, जोन 3 में मॉडरेट, 4 में हाई और 5 में वेरी हाई, हाईएस्ट रिस्क। ओके, सो जोन 5 में हमारे कुछ हिली एरियाज आते हैं, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो जोन 5 के अंडर ही है। खैर, नेक्स्ट। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड if it is placed between 2 parallel plane mirrors separated by 30 सेंटीमीटर्स? 2 प्लेन मिरर्स आपने आमने सामने रख दिए, बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो बताइए उसकी कितने इमेजेस बनेगी अगर 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है? डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है इसमें, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्टेंस, कितनी भी डिस्टेंस हो 2 प्लेन मिरर के बीच में, जो इमेजेस हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ही बनती है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता क्या है? जो लाइट है आपकी, ये रे ऑफ इंसिडेंट है किसी सरफेस से, जब ये टकराती है तो ये बहुत सारे एंगल्स पर रिफ्लेक्ट होती है रादर देन वन। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस होता तो एक ही एंगल से जाती। फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको लेकिन हम लोग फेलियर नहीं बोल सकते लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा सेम होना चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट एंगल्स पर वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब है जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें इरेगुलरिटीज हैं। सो इरेगुलरिटीज इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में चार्ज को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कुछ हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है उसके कुछ पार्ट्स को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। ऑप्शन थे आपके अर्थक्वेक, लाइटिंग, थंडर स्टॉर्म, सो अर्थिंग, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड कितनी लाउड है उसको हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? हर्ट्स, डेसिबल, मीटर्स या फिर नन ऑफ दिस। मीटर्स तो आपकी डिस्टेंस के लिए है, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी उसे हम मेजर करते हैं डेसिबल में, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स कोलाइड्स, यानी कि ओनली बिटवीन 2 ऑपोजिट चार्ज क्लाउड्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय, साउंड की पिच या फिर श्रिलनेस किससे डिटरमाइन हम करते हैं? फ्रीक्वेंसी या फिर वाइब्रेशंस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन ह्यूमन्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय दी, ह्यूमन बींग्स में साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? बाय द लैरिंग्स, जो वाइब्रेशन है लैरिंग्स में उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, इनमें से किस जो आपको मीडियम दिए हैं किन में रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा?
कार्डबोर्ड सरफेस, पॉलिश्ड वुडन टेबल, चॉक पाउडर या फिर पीस ऑफ पेपर, इन तीनों में ही कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि पॉलिश्ड वुडन टेबल एक स्मूथ सरफेस है, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये थे आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? दैट व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन अ प्लेन सरफेस के ऊपर, ये आपकी रे ऑफ इंसिडेंस है, इट इज सो रिफ्लेक्टेड, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ओके, सो लिखना है, क्योंकि आपको व्हेन लाइट फॉल्स ऑन a plane surface, it is so reflected that the angle of reflection is equal to angle of incidence. Okay, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। नेक्स्ट, a pendulum oscillates 56 times in 7 seconds. Find its time period and frequency. 56 times oscillate कर रहा है 7 सेकेंड में। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। टाइम पीरियड क्या होता है? दोनों के फॉर्मूला बिल्कुल ऑपोजिट है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। सो टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने? 7 सेकेंड। कितने ऑसिलेशंस हैं? 56, 7 बाई 56, 7 1 से 7, 8 बाई 8 इज 56। डिवाइड हम लोग करेंगे क्योंकि डेसिमल में इसका आंसर निकालते हैं हम सेकेंड्स में। 0 डेसिमल 10, 8 1 से 8, 2 रिमाइंडर 20, 2s are 16, 4 40, 5s are 40. So the answer is 0.125 seconds. ओके, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम टेकन। ऑसिलेशन बाय टाइम। सो ऑसिलेशंस कितने हैं? 56। टाइम कितना है? 7, 7 8s are 56, सो फ्रीक्वेंसी है 8 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग व्हेन वी आर आउटसाइड आवर हाउस। अगर आप घर के बाहर है तो किन 2 तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे लाइटनिंग से? सबसे पहले तो आसपास अगर कोई बिल्डिंग है वहाँ पर आपको चले जाना है शेल्टर के लिए। रश टू टेक शेल्टर इन नियर बाय बिल्डिंग और हाउस। ओके, उसके अलावा जो टॉल ट्रीज होते हैं उनके आसपास नहीं रहना है, उनको उनके नीचे नहीं रहना है, क्योंकि वो हाई रिस्क पर होते हैं लाइटनिंग के। सो वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर large and tall trees. Okay, next is write the names of any 3 endocrine glands. 3 endocrine glands के नाम लिखिए and hormones secreted by them. कौन से हॉर्मोन्स? 3 हॉर्मोन्स के नाम जो वो सीक्रेट करती हैं। सबसे पहले है पेनक्रियास, हार्मोन है इंसुलिन। थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, and then adrenaline. Okay, what is electroplating? electroplating क्या है? name the metal used for coating iron. आयरन पर किस मेटल की कोटिंग की जाती है? why it is used, क्यों हम उसको यूज करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है जब आप किसी मेटल के, जो एक हमारा कंडक्टिंग मेटल है, उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल with another metal. ओके, किस मेटल की कोटिंग की जाती है आयरन पर? आयरन के ऊपर हम कोटिंग करते हैं जिंक की, एंड इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। क्यों कोटिंग करते हैं? ताकि जो
आयरन है वो ऑक्सीडेशन से बचा रहे, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, जंग उसमें ना लगे। ओके, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्यों होता है? व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड्स। Plates collides and one ride over the other. Okay, and draw a label diagram showing the structure of the earth. Okay, पिक्चर इसकी दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ये अर्थ है और ये इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। अगर सेंटर से शुरू करें, इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल एंड आउटर क्रस्ट। ओके, नेक्स्ट, वॉट आर आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स? अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सेटेलाइट है विच इज़ मून। आर्टिफिशियल सेटेलाइट हमारे मैन मेड सेटेलाइट्स हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ लाइक मून, जैसे कि उनके नेचुरल सेटेलाइट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट। ओके, What are they used for? किस लिए यूज किया जाता है इन आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स को? सो दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मौसम कैसा रहेगा, फोरकास्टिंग, एंड टू ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल्स, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स। आपके मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न के जो सिग्नल्स होते हैं, टेलीफोन्स, इनको भी वही ट्रांसमिट करते हैं। ओके, खैर दो ही लिखने हैं आपको। नेक्स्ट इज नेम any two artificial satellites built and launched by India. दो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स के नाम लिखने हैं जो इंडिया ने लॉन्च किए हो। सो सबसे पहला आपको याद ही होगा आर्यभट्ट। इसके अलावा एप्पल है, इजीली याद रह जाएगा, चंद्रयान, भास्कर। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके 3 मार्कर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 ग्रीन हाउस गैसेस। 2 ग्रीन हाउस गैसेस के नाम आपको लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये अर्थ है आपकी, कुछ सनरेज जब यहां से रिफ्लेक्ट होती है वो वापस चली जाती है बैक टू द स्पेस, लेकिन कुछ जो हीट है हमारा ये एनवायरमेंट है, हमारी एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, कुछ को ट्रैप कर लेती है जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्लैनेट जो है वो वार्म हो जाता है। इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। आंसर अगर आपको लिखना होगा इसका, सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, इतना ही काफ़ी होगा। अगर डिटेल में आपको लिखना है, व्हेन सन्स एनर्जी रीचेस द अर्थ's एटमॉस्फेयर, सम ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस while some is absorbed by greenhouse gases which increases the temperature of planet. Okay, what is global warming? global warming क्या है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का रिजल्ट ही है। ग्लोबल वार्मिंग हम बोलते हैं इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। सो अ प्रोसेस बाय विच a single organism or single parent produce genetically identical offsprings. Okay, name any 2 methods of asexual reproduction. ये 2 आपको दिए भी हुए हैं आपकी बुक में, बाइनरी फिजन, देन फ्रेगमेंटेशन
and budding. Describe the process of binary fission in amoeba. अमीबा में जो बाइनरी फिजन है उसका क्या प्रोसेस है. इसमें वन पेरेंट सेल जो है वो वन पेरेंट सेल फॉर्म करता है दो डॉटर सेल. सेल्स. ओके. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑल्सो. इस तरीके की एक पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं. ये पेरेंट अमीबा है. न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है, उसके बाद डिवाइड होता है न्यूक्लियस एंड क्रिप्टोप्लाज्म, और दो ये डॉटर सेल्स बनती हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू काइंड्स ऑफ सेल फाउंड इन आइज. आइज में कौन सी दो टाइप की सेल्स मिलती है. फर्स्ट इज रॉड्स. रॉड्स इनेबल करती है पुअर लाइट में विजन को, अगर लाइटिंग उतनी नहीं है. दूसरी है कॉन्स. कॉन्स रिस्पॉन्सिबल है कलर विजन के लिए. राइट द टू फंक्शंस ऑफ आइरिस. आइरिस के दो फंक्शंस कौन कौन से हैं. सबसे पहले तो ये कंट्रोल करती है द अमाउंट ऑफ लाइट जो आपकी आइज में एंटर कर रही है. कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज. ओके. एंड कंट्रोल करती है साइज ऑफ प्यूपिल को. ओके. लास्ट इज ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. इस तरीके से आप ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था आपका क्लास 8 साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि KVS ने इशू किया है. ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.